बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं घरों में? अच्छा जी, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू का। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में सेल की आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स जिनको ऑर्गेनेलिस कहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम सब ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनेलिस हमारी सेल के अंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल। ठीक हो गया। मैंने इनके सामने इनकी पिक्चर्स बना दी हैं, आपको इनकी पिक्चर्स ऐसे ही बनाकर याद करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर यहाँ पे ये मैंने बना दी है, प्लास्टिड इस तरह से बना दी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी apparatus है, लाइसोसोम्स इस तरह से बनाते हैं, सेंट्रियोल्स इस तरह से बनाते हैं और वैक्यूल जस्ट सिंपल सर्कल में बना देते हैं। ठीक है, अभी तो मैं इनको वन बाय वन आपको यहाँ बना के दिखाया है, फिर उसके बाद जब हम लोग ये ऑर्गेनेलिस पूरी पढ़ लेते हैं तो फिर मैं आपको प्लांट सेल्स में ये कहाँ कहाँ है वो बताऊंगी और एनिमल सेल्स में ये कहाँ कहाँ है वहाँ पे भी डायग्राम में ड्रॉ करके आपको बता दूंगी। ठीक है, इंडिविजुअली जब आपको किसी भी एक ऑर्गेनेली पे नोट आता है तो आपने नोट के साथ ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, यहाँ से अब आपका आगे कैलिंग के लॉन्ग के लिए शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आपको राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, राइट अ नोट ऑन राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से किसी में भी नोट आ सकता है। सो आपको इनको अब लॉन्ग के लिए याद करना है। ठीक हो गया। चलिए अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 60 पे आ जाए, हम बुक से इसको पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 60, cell organelles. Organelles are small structures within cell that perform dedicated function. यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये और हर ऑर्गेनेली अपना अलग से फंक्शन परफॉर्म करती है। There are about a dozen type of organelles commonly found in eukaryotic cells. We will go through the basic fact about important cell organelles. यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे सेल में होती हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स nucleus. Nucleus, a prominent nucleus occurs in eukaryotic cell. In animal cell, it is present in the center, while in mature plant cell, due to the formation of large central vacuole, it is pushed to the side. यहाँ पे वो इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में तो सेंटर में ही होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता, वो एक साइड पे चला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक वैक्यूल बहुत बड़ी हो जाती है, वो बिल्कुल बीच में आ जाती है और पूरा साइटोप्लाज्म को जो सा कवर कर लेती है, तो फिर आपका जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में वो एक साइड पे चला जाता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इनवेलप, यानी कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको न्यूक्लियर इनवेलप का नाम दिया गया है। Nuclear envelope contains many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane. इसके envelope में छोटे छोटे pores हैं। अगर आप मेरी डायग्राम देखो बोर्ड पे जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने छोटे छोटे pores बनाए थे। वो pores ऐसे हैं कि कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं अंदर आना और बाहर जाना और कुछ को नहीं। जैसे कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें उसका थोड़ा सा फंक्शन आ जाता है कि वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स आपके न्यूक्लियस से अंदर बाहर आ जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए क्रोमोसोम होता है वो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, सो उनका जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो सेमी परमिएबल है। इनसाइड न्यूक्लियर इनवेलप अ ग्रेन्युलर फ्लूइड नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। जैसे एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है यानी एक लिक्विड मटेरियल, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 1 या 2 एक और छोटा सा न्यूक्लियोलाई होता है और फिर राइबोसोम्स होते हैं। Nucleolus is a dark spot and it is the site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosome. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस का फंक्शन राइबोसोम्स का भी बनाना है। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियोलस उसमें प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक न्यूक्लियोलस थोड़ा डार्क, जिसको हम डार्क स्पॉट का नाम देते हैं, उसका क्या काम है? वो राइबोसोम्स के आरएनए को बनाता है, फिर वो आरएनए असेंबल होते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं होता ऑफ सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन।
उसके बाद मैंने आपको कहा जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम होते हैं, तो न्यूक्लियोलस का तो फंक्शन है राइबोसोम्स को बनाना, लेकिन जो आपका क्रोमोसोम है उसका क्या फंक्शन है, वो हमारा जेनेटिक मटीरियल अपने अंदर रखता है, ठीक है। वो डीएनए मटीरियल होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आगे कन्वर्ट होता है। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप मेरी डायग्राम देखोगे तो मैंने उसमें वो धागा लाइक एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, गुंझल से बना दिया है। उसको कहते हैं क्रोमेटिन मटीरियल, यानी कि जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होता, जब उसने 1 से 2 में नहीं डिवाइड होना होता, तो उसके अंदर क्रोमोसोम उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उसने डिवाइड होना होता है सेल ने, अगर आपको अपना 8 का साइंस का थोड़ा सा याद हो, माइटोसिस मियोसिस, तब मैंने वहाँ पर भी बताया होगा कि जब जैसे ही आपका सेल डिवाइड होने लगता है तो वो उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में और इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे कि आपकी बुक पे पेज नंबर 61 पे ऊपर बना भी हुआ है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स उनसे हैं। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन, यानी कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम जिसको हम नाम दे रहे हैं, ये किससे बना हुआ है, डीएनए, यानी कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और फिर प्रोटीन्स के साथ। The prokaryotic cells do not contain prominent nucleus. Their chromosomes is made of DNA only and is submerged in cytoplasm. हमने पहले भी बात की थी जब स्टार्ट किया था कि एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल होता है जबकि यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स सेल होता है हमारे जैसा सेल। सो वो कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसके ऊपर शॉर्ट भी आ जाते हैं, डिफाइन न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज क्रोमोसोम, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन, व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। और लॉन्ग भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस। सो आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 61 पे आ जाएं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राइबोसोम्स। Ribosomes are tiny granular structures that are either floating freely in cytoplasm or are bound to endoplasmic reticulum. वो कह रहे हैं कि राइबोसोम कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में आपके सेल के अंदर ऐसे ही फ्रीली पड़े होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। यहाँ फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं। अगर मैंने जब जो बोर्ड पर डायग्राम बनाई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अगर आप उसको देखो तो वहाँ पर मैंने कुछ कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट 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 बनाए थे, ठीक है। तो वो जो डॉट 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 मैंने बनाए थे वो मैंने राइबोसोम्स को ही शो किया था उसके ऊपर। नेक्स्ट आ जाए, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, यानी कि वो किससे बने हैं उनकी कंपोजिशन उन्होंने बताई है। तो वो कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बने हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन एंड आर ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। वो कहने एक तो ये कि इनके कोई मेम्ब्रेन नहीं है इनके बाहर आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यानी कि यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। अब दोनों में से डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो प्रोकैरियोट में उसमें राइबोसोम्स थोड़े छोटे होते हैं जबकि जो यूकैरियोट सेल है उसमें राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं। अब ये आपने साथ साथ याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गेनेली होती है और कौन सी नहीं होती और यूकैरियोट में कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियस हमने पढ़ा कि यूकैरियोट्स में होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। राइबोसोम पढ़े हैं ये होते तो दोनों में ही हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में थोड़े छोटे होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में बड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो राइबोसोम का क्या फंक्शन है, ये हमारे जो पूरी बॉडी की प्रोटीन है ये वो बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड throughout the cell. When a ribosome is not working, it disassemble into 2 smaller unit. अब इसके साथ कहना है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की ज़्यादातर चीज़ें प्रोटीन से बनी है। हमारा जो अपना डीएनए भी है वो भी आपने अभी पढ़ा पीछे, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ बना है, ठीक है। सो हमारे डीएनए में भी प्रोटीन अटैच है, यहाँ तक प्रोटीन का रोल है। सो प्रोटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए इसलिए हमारी बॉडी में राइबोसोम भी ज़्यादा है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जब राइबोसोम वर्क कर रहे होते हैं तब तो उसके 2 यूनिट हैं, वो दोनों यूनिट इकट्ठे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे उनका काम खत्म हो जाता है तो वो दोनों यूनिट अलग-अलग हो जाते हैं। डिसअसेंबल का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक हो गया। सो आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 62 पर। नेक्स्ट आपकी आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सिंगुलर अगर बोलें तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यानी ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, जस्ट यूकैरियोट्स में होते हैं। और इनका क्या अगेन इसमें मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन है। हाँ, these are the sites of aerobic respiration and are the major energy production center। यहाँ पे क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एटीपी बन रही होती है, ठीक है, एनर्जी बन रही होती है। सो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आ गया कि उसका फंक्शन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आप रेस्पिरेशन की वो इक्वेशन को अगर आपने कहीं देखा हो या पढ़ा हो तो आप उसकी इक्वेशन के अंदर एट द एंड एटीपी लिखते हो, यानी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी कि ऑटोमेटिकली एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टाई। यानी वो कह रहे हैं कि इसकी जो दो मेम्ब्रेन अभी हमने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, सीधी है। अगर मैंने जो बोर्ड पे बनाया है आप उसको देखो तो बाहर मैंने एक गोल सी बस एक ओवल सी शेप का एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाली है आपकी इसकी मेम्ब्रेन है उसको मैंने इन फोल्डिंग्स के साथ बनाया था, ठीक है। तो उन इन फोल्डिंग्स को क्या नाम देते हैं, क्रिस्टाई। Called cristae in the inner mitochondrial matrix. This serve to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reactions can take place. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये इनफोल्डिंग्स क्यों दी गई है, यहाँ पे ये इनफोल्डिंग्स इसलिए दी गई हैं क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हर सेल को एनर्जी लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो जितनी ज़्यादा ये इनफोल्डिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन का होने का, ठीक है। मेटाबॉलिक जो ये पाथवे चल रहा है, ये जितनी इनफोल्डिंग ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये पाथवे यहाँ चलेगा और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। सो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली उन्होंने यहाँ तीन उसकी बताई हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन बताया है, एक इनर मेम्ब्रेन बताया है जिसमें क्रिस्टाई बताया, और साथ में क्रिस्टाई के अंदर जो इसका सारा साइटोप्लाज्म वाला वो जो लिक्विड मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलते, उसको हम मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके अंदर फिर उन्होंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसके साथ साथ वो यहाँ पे इसमें एडिशनल बात बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक वन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं छोटे वाले, ठीक है, वैसे होते हैं। हमने भी पीछे पढ़ा है ना कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम थोड़े से छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स के थोड़े बड़े होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा सिमिलर हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम है उसके साथ, ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट अब नीचे आ जाएं प्लास्टिड्स पर। Plastids are also membrane-bounded organelles that only occur in the cells of plants and photosynthetic protists, that is algae. They are of three types, that is chloroplast, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो उन्होंने इनकी लोकेशन बताई है कि ये प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। यानी कि पहले तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में देखो तो प्लांट सेल क्या हुआ, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट नहीं है, तो यानी कि ये यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब यूकैरियोट्स में आके प्लांट सेल्स भी आ जाते हैं और एनिमल सेल्स भी आ जाते हैं। तो प्लास्टिड्स किस में है, प्लांट में कि एनिमल में है, तो ये प्लांट्स में है, एनिमल्स में नहीं है। और जो अभी तक हमने पीछे पढ़े हैं न्यूक्लियस वो प्लांट्स में भी है, एनिमल में भी है, राइबोसोम्स भी प्लांट्स में है, एनिमल्स में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट्स में है और एनिमल्स में भी है। उसके बाद उन्होंने प्लास्टिड्स की टाइप बताई थी। प्लांट्स में है तो ये 3 टाइप्स का हुआ, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो bound by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane gives rise to sac called thylakoid. Again जैसे वो कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन रखता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इसका अगेन आउटर जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ होता है, जबकि जो इनर स्ट्रक्चर है उसमें सैक लाइक मटीरियल होती हैं जिनको उन्होंने थैलाकॉइड का नाम दिया है। अगर आप अपनी बुक पे डायग्राम भी इसको देखते हो तो डायग्राम में देखो आउटर मेम्ब्रेन उसका स्मूथ है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन सारा स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो ये थैलाकॉइड स्ट्रक्चर गोल गोल उन्होंने बना दिए हैं, ठीक हो गया।
The stack of thylakoid is called granum. Grana float in the inner fluid of chloroplast, that is stroma. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सर्कल से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी हैं, इन सबको इकट्ठा अगर आप करो तो उन्होंने उसका एक नाम दिया है जो कि उन्होंने कहा है वो स्ट्रोमा है, ठीक है। स्टैक ऑफ थैलाकोइड इज कॉल्ड ग्रैनम, सॉरी वो ग्रैनम है, स्ट्रोमा नहीं है। स्ट्रोमा इसका ये सारा फ्लूइड है, ये जो इसके अंदर सारा ये पड़ा हुआ है, ये सारा जो ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन सा शेड आ रहा है इसका, यानी हर आपको कह लो कि हर ऑर्गेनेली के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है ना, हर एक का अलग-अलग नाम है। न्यूक्लियस के अंदर जो था वो न्यूक्लियोप्लाज्म था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो था वो मैट्रिक्स था, और ये प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वो आपका लिक्विड मटेरियल है ये स्ट्रोमा है। Chloroplasts are the site of photosynthesis in eukaryotes. They contain chlorophyll, the green pigment necessary for photosynthesis, and associated pigment. These pigments are present in the thylakoid of grana. अब वो क्लोरोप्लास्ट का नाम बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट काम बता रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इट मीन्स कि ये कहाँ होगा, ज़्यादातर ये आपके लीव्स में होगा, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, वहाँ होगा, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है वो होता है, और उस पिगमेंट से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और उसके साथ वो कह रहे हैं उस क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड पिगमेंट्स भी होते हैं, और ये क्लोरोफिल और एसोसिएटेड पिगमेंट्स कहाँ पे हैं, थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपकी टाइप जो सी है वो आ जाती है क्रोमोप्लास्ट। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल आर क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स एंड आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। देयर फंक्शन इज टू गिव कलर टू दीज पार्ट्स एंड थस हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट। सेकेंड टाइप जो थी वो क्रोमोप्लास्ट थी। क्रोमोप्लास्ट नेम ही थोड़ा सा बता रही है कि क्रोमोप्लास्ट यानी कलर से, ठीक है। तो वो कलर है, तो आपके प्लांट्स में जहाँ जहाँ कलर प्रेजेंट है क्रोमोप्लास्ट भी उस सेल में ही प्रेजेंट होगा। और कलर कहाँ होता है, फ्लावर्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, पेटल्स में होता है। तो ये वहाँ पे आ जाएंगे, आपका जितने भी फ्लावर, फ्रूट, पेटल्स वगैरह हैं, इनके जितने जहाँ जहाँ ये कलर प्रेजेंट है वहाँ क्रोमोप्लास्ट है। और इसका फंक्शन क्या है कि कलर देने के साथ साथ पोलिनेशन और फ्रूट की डिस्पर्जल में हेल्प करता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर में हेल्प करता है। जब इंसेक्ट्स या फ्लाइज जो भी हैं वो इन कलर्स को देखती हैं तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो आकर इन पर बैठती हैं। वो तो यहाँ से जूस ले लेती हैं, लेकिन यहाँ से फ्लावर का क्या होगा कि फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उन फ्लाइज के पाँवों के साथ यानी इनके फुट के साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, proteins and lipids. They are present in the cells of those parts where food is stored. So थर्ड टाइप आपकी आ जाती है ल्यूकोप्लास्ट। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये एक्चुअली में उन सेल्स में होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपकी रूट्स आ जाती हैं, ठीक है। रूट्स आप पोटैटो ले लो, तो पोटैटो एक रूट है ना, रेडिश कैरेट ले लो, वहाँ पे वो एक रूट है ना, तो उन रूट्स के अंदर वहाँ पे जहाँ पे स्टोर हो रही है आपका खाना या प्रोटीन या लिपिड्स या फिर इवन स्टार्च भी, समहाउ आप कह सकते हो कि लीफ के स्ट्रक्चर के साथ भी जब आपका फ्रूट बन रहा होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है, तो वहाँ पे स्टोरेज में जहाँ पे आ जाता है अंदर उसके, तो वहाँ पे वो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ल्यूकोप्लास्ट अंदर इंटरनली प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट बाहर प्रेजेंट होता है क्योंकि उसने कलर देना होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट बाहर होता है उसने कलर देना होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपके ज़्यादातर लीव्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा भी आपको अगर प्लांट्स में कहीं भी कोई ग्रीन पिगमेंट नजर आता है, यानी अगर आप अपनी वेजिटेबल्स देखते हो वो ग्रीन ग्रीन है, सो आपकी हर वेजिटेबल में क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। ल्यूकोप्लास्ट इसलिए क्योंकि वो एक स्टोरेज आपका प्लास्टिड है, वो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा होता है, और आपकी हर वेजिटेबल में कुछ ना कुछ स्टोरेज है इनमें से, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको वो वेजिटेबल दे रही है ना, सो ल्यूकोप्लास्ट भी आ गया उसमें और साथ में क्लोरोप्लास्ट भी आ गया। इसको भी आपने एज अ लॉन्ग अच्छे से याद करना है। राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड भी आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आ सकता है, किसी एक टाइप के बारे में भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेलप। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। अब एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम क्या है, वो कह रहे हैं कि ये चैनल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। अगर आप नीचे देखते हो तो आपको ये नजर आ रहा है ना कि पूरा एक जाल सा ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो जाल है ये कहाँ से कहाँ तक है, आपकी आउटर मेम्ब्रेन से, आपके सेल की जो मेम्ब्रेन है वहां से स्टार्ट करके आपकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वहां तक आ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी भी अगेन 2 फॉर्म्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम जिसको RER कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम जिसको SER भी कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम है वो एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और जो स्मूथ है वो है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। So rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of ribosome, RER serve a function in protein synthesis. So वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम है तो इसका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसका फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटीन बना रहा है। Smooth endoplasmic reticulum lack ribosomes and is involved in lipid metabolism and in the transport of material from one part of the cell to other. It also detoxifies the harmful chemicals that have entered cell. अब इस पर राइबोसोम्स तो नहीं है तो ये प्रोटीन वाला काम तो नहीं कर रहा, तो ये क्या काम कर रहा है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म कर रहा है। इसके साथ साथ इसके ऊपर अगर कोई मटेरियल आ जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पास भी हो जाता है। इसके अलावा ये हार्मफुल सब्सटेंस अगर कोई सेल में एंटर हो रहा है तो उसको भी डिटॉक्सीफाई कर रहा है। इसके ऊपर भी आपको आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम, या राइट द टू डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम, ठीक है। सो आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए गोल्जी apparatus. An Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sac cisternae in cells. In this set, many cisternae are stacked over each other. The complete set of cisternae is called Golgi apparatus or Golgi complex. It is found in both plant and animal cell. It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and pack them into small membrane-bound sac called Golgi vesicle. These sacs can be transported to various locations in cell or to its exterior in the form of secretion. सो गोल्जी apparatus को डिस्कवर कैमिलियो गोल्जी ने किया था, तो उसके नेम के ऊपर ही इसका भी नेम रखा गया, गोल्जी apparatus कह लेते हैं हम इसको, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो आपको अलग-अलग ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नाए, ठीक है। ये जब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट आ जाते हैं, एक पूरा एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम फिर नाम दे देते हैं गोल्जी apparatus का, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में भी हैं और प्लांट में भी हैं। इनका काम क्या है कि इनके पास जो भी चीज़ आती है ये उसको पैक करते हैं। इनका काम असल में पैकेजिंग का है, ठीक है। अगर राइबोसोम्स इनको प्रोटीन पास कर रहा है तो वो उस प्रोटीन को, ये देखो सपोज ये जो इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल हैं ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो उसने इन प्रोटीन्स को एक वेजिकल की फॉर्म में यानी इसको कवर करके अपने से बाहर कर दिया। अब वो प्रोटीन चाहे सेल के अंदर चाहिए तो वो सेल के अंदर चला जाएगा, और अगर बाहर चाहिए तो वो आपकी सेल की मेम्ब्रेन तक चला जाएगा और वहां जाके फिर वो प्रोटीन वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए लाइसोसोम्स पर। Lysosomes in the mid 20th century, Belgian scientist Christiane René de Duve discovered lysosome. These are single membrane bound organelles. Lysosomes contain strong digestive enzyme and work for the breakdown, digestion of food and waste material within cell. During its function, a lysosome fuse with the vacuoles that contain the targeted material and its enzymes break down the material. अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि लाइसोसोम पहले तो उन्होंने किसने डिस्कवर किया, उन्होंने उसका नाम बताया क्रिस्टियन रेने डी ड्यूफ ने किया है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, और इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। वो चाहे फूड है उसको डाइजेस्ट करें, चाहे कोई वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करें, या कोई इवन हार्मफुल बाहर से कोई मटेरियल आ जाता है ये उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इनका ये फंक्शन आ गया कि ये किसी भी वैक्यूल के साथ अटैच करके, या वेस्ट मटेरियल की वैक्यूल है या किसी की भी कोई फूड की वैक्यूल है उसके साथ अटैच करते हैं, अपने एंजाइम्स को उसके अंदर डालते हैं और वो फिर आगे से वो एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं।
एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम लोग आपका अभी आगे चैप्टर है, हम उस टाइम पे इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी इतना ही याद रखोगे। एंजाइम्स आपके डाइजेस्टिव कह लो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी तक के लिए आप बस इतना ही एंजाइम्स को याद रख लो। ब्लू बॉक्स, did you won the 1974 Nobel Prize for Psychology and Medicine, Physiology and Medicine, sorry। ऊपर वाला जो आपका पिंक बॉक्स है, इन 1906 गोल्जी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ऐसा इनमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ये आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपने बस पढ़ ली है। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 65 पे आपकी सेंट्रियोल्स आ जाती हैं। सेंट्रियोल्स, एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव hollow and cylindrical organelle known as centrioles. Each centriole is made of 9 triplets of microtubules। वो कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सिलेंड्रिकल यानी इस फॉर्म में होती हैं, लंबी लंबी, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी ट्रिपलेट 3 की फॉर्म में, ये 3 हैं, ये 3 हैं, ये वाली 3 हैं, ठीक है, 3 की फॉर्म में है। Animal cells have 2 centrioles located near the exterior surface of nucleus। Animal cell में ये न्यूक्लियस के ऊपर वाले रीजन पे होती है, जब मैं बनाऊंगी तो फिर आपको दिखा दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं the 2 centrioles are collectively called centrosomes। 2 अलग-अलग होंगी तो जब उनको आप इकट्ठा कंबाइन बोलोगे तो आप बोलोगे कि ये सेंट्रोसोम्स हैं, और अगर अलग से किसी एक को पॉइंट आउट करके बोलोगे तो वो कहोगे कि वो सेंट्रियोल्स हैं। Their function is to help in the formation of spindle fiber during cell division। In some cells centrioles are involved in the formation of cilia and flagella। अगर आपको माइटोसिस 8 का याद है, माइटोसिस और मियोसिस, तो वहाँ पे साइड से आपके सेल से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती थी। हम 2 गोल से सर्कल्स बनाते थे और वहाँ से पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, एक सेंट्रियोल से दूसरी सेंट्रियोल तक, ठीक है। सो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा था वो जिन में से निकल रहा है उसका क्या नाम है, सेंट्रियोल है। और इसके अलावा बहुत सारे और आप कह लो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो सीलिया और फ्लैजेला है वो भी सेंट्रियोल से ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इनके अंदर भी फ्लूइड होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इनकी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। उसके अलावा प्लांट सेल में छोटी वैक्यूल्स के अलावा एक बहुत बड़ी वैक्यूल भी हो जाती है। However, when a plant cell mature, its small vacuoles absorb water and fuse to form a large single vacuole in center. Cell in this state become turgid. Many cells take in materials from outside in the form of food vacuoles and then digest the material with the help of lysosomes. Some unicellular organisms use contractile vacuoles for the elimination of waste from their body। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो प्लांट में जो एक लार्ज वैक्यूल है, ये क्यों है, उसने प्लांट को टर्जिडिटी दी हुई है, यानी उसकी जो वो एक स्पेसिफिक शेप है उसको उसने यहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वैक्यूल्स बहुत सारी और भी होती हैं, जैसे फूड वैक्यूल थी, आपकी वेस्ट मटेरियल की वैक्यूल थी, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो वो जो फूड आ रहा है वो वैक्यूल की फॉर्म में आ रहा है, एक सेल के अंदर भी आता है, सेल से बाहर भी जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं लाइसोसोम। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जो सिंगल सेल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। उसका नेम ही आपको बता रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है उसके अंदर पानी फ्लूइड होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पानी उसमें से एकदम प्रेशर से बाहर निकलता है, और जब वो प्रेशर से बाहर निकलता है तो वो ऑर्गेनिज्म आगे मूव करता है, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ उसके अंदर अगर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है तो उनकी वैक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो वेस्ट मटेरियल भी उनसे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 66। नहीं, ये वाला टॉपिक अभी आज नहीं पढ़ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम बना के, यानी इनके सेल्स की डायग्राम बना के उसके अंदर इसके स्ट्रक्चर को दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने अब डायग्राम बना दिया आपकी सब ऑर्गेनेलीज को मैंने आपके प्लांट सेल में और एनिमल सेल में शो कर दिया है। प्लांट सेल में सब ऑर्गेनेलीज ग्रीन कलर से शो हैं, जबकि आपके एनिमल सेल में सब ऑर्गेनेलीज रेड कलर से शो हैं, इंडिकेट किया मैंने। न्यूक्लियस है तो यहाँ ये प्लांट सेल में न्यूक्लियस आ गया। राइबोसोम, तो मैंने यहाँ पे ये डॉट राइबोसोम्स बना दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो मैंने ये चीज बनाई है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे हैं। फिर उसके बाद प्लास्टेड आ जाता है,
तो ये वाली साइड मैंने ये आपके प्लास्टिड बना दी है। एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम यहाँ पे है, ये रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम ऊपर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम नीचे है। गोल्जी अपरेटस इस साइड पे ये मैंने न्यूक्लियस के ऊपर गोल्जी अपरेटस बना दिया है। लाइसोसोम्स हैं, तो ये डाइजेस्टिव आपके एंजाइम्स के साथ लाइसोसोम्स आ गई हैं। सेंट्रियोल्स आपके प्लांट सेल में नहीं होती, नो सेंट्रियोल्स। वैक्यूल आपके प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी वाली भी बना दी है और मैंने छोटी छोटी वैक्यूल्स भी बना दी, ठीक है। एनिमल सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर ये मिडल में आ गया, जिसके अंदर आपका ये क्रोमोसोम मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल है। राइबोसोम की बात करते हैं तो ये मैंने आपकी राइबोसोम्स को इंडिकेट कर दिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ये बना दिए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद प्लास्टिड्स की बात आती है तो एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे ये मैंने नीचे एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम बना दिए हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम भी है और रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम भी है। देन गोल्जी अपरेटस, तो ये साइड पे मैंने गोल्जी अपरेटस बना दिया है। लाइसोसोम्स, तो ये वाली जो आपकी डॉटेड स्ट्रक्चर्स लाइक सर्कल है, इनको मैंने लाइसोसोम्स बना दिए हैं। सेंट्रियोल, तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियस से ऊपर यहाँ पे इस फॉर्मेशन में आपकी सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं। देन वैक्यूल, तो आपके प्लांट सेल में छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब मैंने ये स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, आपने इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद करना है और उसके साथ आपने इनको ड्रॉ भी करना है। मैं ये स्ट्रक्चर्स चेक करूँगी कि आपने कैसे ड्रॉ किए, इनको बार बार ड्रॉ करें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब अपने अपने सारे जो आज का लेक्चर है इसको एज अ लॉन्ग के लिए याद करना है। आपने हर ऑर्गेनेली को एज अ नोट याद करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपने। अल्लाह हाफिज़।